जाएंगी। इस काल चक्र को रोक सके तो रोक ले। इस चेतावनी के साथ ही काल ग्रंथ की काली स्याही के सारे अक्षर एक अजीब से शैतान में बदल गए और उस शैतान ने आदित्य को पीछे से आकर जकड़ लिया। नहीं, छोड़ो मुझे। आदित्य अचानक पसीने से तरबतर हो चुका था। वो डरा हुआ था। तभी उसने अपने साइड में देखा। प्रोफेसर ऋचा चतुर्वेदी उसके बिस्तर में थी। जब भी आदित्य अपनी क्लास में होता था, हमेशा प्रोफेसर ऋचा को देख उनके साथ खूबसूरत रात बिताने के सपने देखा करता था। और आज काल ग्रंथ की ताकत की मदद से कॉलेज की सेक्सीएस्ट प्रोफेसर उसके बिस्तर में बिना एक भी कपड़े के पड़ी हुई थी। बिस्तर की सलवटें साफ बता रही थी कि कल रात उनके बीच क्या हुआ था। आदित्य चुपचाप बैठा ऋचा की खूबसूरत बॉडी को निहार ही रहा था कि ऋचा ने उसकी तरफ करवट ली और अपना एक पैर आदित्य के ऊपर रख दिया। मिस्टर नाइटमेयर, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना था। कल रात तुम्हारा सबसे खूबसूरत सपना सच तो हो गया, फिर भी बुरे सपनों की जगह है तुम्हारे दिमाग में। इतना कहते हुए 35 साल की ऋचा चादर को अपने बदन पर लपेटे हुए बड़ी अदा से उठी और वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम का डोर अभी भी ओपन था। ऋचा ने शॉवर ऑन किया और गर्म पानी की बूंदें उसके बदन पर पड़ने लगी। आदित्य बेड पे बैठा उसे शावर लेते हुए देख रहा था। नजारा देखते रहने में लेट मत हो जाना क्लास के लिए। प्रोफेसर ऋचा इज वेरी स्ट्रिक्ट। आदित्य भी रेडी हुआ। उसने अपनी शर्ट और पैंट पहन लिया। तब तक ऋचा भी अपने हॉट प्रोफेसर अवतार में रेडी होके आ गई थी। उसकी पिंक लिप्स देख के आदित्य से रहा नहीं जा रहा था, पर इस वक्त वो अपने प्रोफेसर ऋचा की लिपस्टिक खराब नहीं कर सकता था। रात के जुनून और आज की सुबह के बीच एक अजीब सा कॉन्ट्रास्ट था। ऋचा के चेहरे पर अब एक प्रोफेशनल स्माइल, आंखों में अभी भी कल रात की वाइल्ड इंटीमेसी छुपी थी। ऋचा जाते हुए एक आखिरी बार आई और बड़े पैशनेटली आदित्य के गले लग गई। आदित्य, ये जो हम कर रहे हैं ये बस हमारे बीच ही रहना चाहिए, नहीं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं। इतना कहकर प्रोफेसर ऋचा चतुर्वेदी कॉलेज में अपनी क्लास के लिए निकल गई। आदित्य ने तुरंत उस होटल रूम का दरवाजा बंद किया और बेड के नीचे रखी हुई किताब को निकाल के अपने बेड पे रखा। किताब के मखमली कवर पर आदम और हव्वा के कटे सेब का निशान बना था, जो बता रहा था कि ये किताब कितनी पुरानी है। हाँ, ये तो वही किताब है। आदित्य ने किताब खोली। पहले ही पन्ने पर उसकी ताकतों का करंट स्टेटस लिखा हुआ था। वो मुस्कुरा उठा। तभी किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और आखिरकार वो पन्ना आ गया जिसकी उसे तलाश थी। उस पन्ने के टॉप पर सुनहरे बॉर्डर के साथ आदित्य को टास्क दिए गए थे। अचानक उस किताब के काले अक्षर उस बॉर्डर से बाहर आए और कीचड़ से सना इंसानी चेहरा बन गया। तुम्हें प्रोफेसर को उसकी जंजीरों से आजाद कराना होगा। उसके धोखेबाज बेवफा पति को उससे अलग करना होगा। ऋचा का जिस्म तुम्हें पहले ही इनाम मिल चुका है। अब आगे तुम अपनी मर्जी से किसी को भी अपना गुलाम बना पाओगे। स्वप्न राज में तुम्हारा स्वागत है। स्वप्न राज, अब ये क्या है? आदित्य की ये कहते ही किताब के पन्ने फिर पलटने लगे। अपने आप वो पन्ना खुल गया जिसमें स्वप्न राज के बारे में सब कुछ दिया था। सामने बने काले अक्षर फिर से उस खतरनाक शैतान के रूप में आ गए। आज से अपने शब्दों से तुम सामने वाले के मन को कंट्रोल कर सकते हो। तुम जो सपने दिखाओगे वही वो देखेंगे। यही है स्वप्न राज। सच को झूठ और झूठ को सच बनाना अब तुम्हारे लिए सांस लेने जितना आसान है। मतलब पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी? आदित्य ने ध्यान लगाकर आगे का हर शब्द पढ़ा और फिर बड़े गर्व के साथ किताब को बंद किया। लेकिन किताब बंद करते ही आदित्य का मन उसे यादों में ले गया। आदित्य अपने हाथ में मौजूद काल ग्रंथ को देखते हुए अपने अतीत की उन यादों में खोने लगा
जब उसके पास ना तो इस काल ग्रंथ की सुपर पावर थी और ना ही सुपर हॉट प्रोफेसर ऋचा की जवानी। 6 महीने पहले वो रोज रात की तरह आज भी मिथु भैया की दुकान से वापस अपने हॉस्टल की तरफ आ रहा था। दरअसल आदित्य कॉलेज में अपना खर्चा चलाने के लिए मिथु भैया की फास्ट फूड शॉप पर पार्ट टाइम काम करता था और अब रात के 11 बजे जब मिथु भैया ने अपनी दुकान बंद कर दी थी, वो वापस हॉस्टल की ओर आ रहा था। एक और दिन खत्म। रोज की तरह आज भी सिर्फ 100 ही रुपए मिले। पता नहीं ये कब तक चलेगा। हॉस्टल का किराया भी बाकी है और मम्मी को पैसे भेजने का वादा भी किया था। आदित्य अपने ख्यालों में डूबा चल ही रहा था कि उसने देखा वो जिस गली से जा रहा है उस गली में जगह जगह पर लड़कियां अपना क्लीवेज दिखाते हुए एकदम छोटे छोटे कपड़ों में आने जाने वाले सभी को घूर रही हैं। उसे समझते देर न लगी कि वो शहर के रेड लाइट एरिया के करीब है। लाइफ में ना तो प्यार नसीब है और ना ही पैसा। बस देख कर ही मन भर ले आदित्य बेटा। ओ बाबू, इधर आ। बस 300 में मजा करवा दूंगी। अरे रुक जाओ, तेरे जैसे जवान खून के लिए तो डिस्काउंट भी मिलेगा। भाग बेटा आदित्य, भाग भाग। इनके चक्कर में पड़ा तो जेब ढीली तो होगी ही, और अगर किसी ने देख लिया तब तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आदित्य खुद में बुदबुदाते हुए तेज कदमों से वहां से जाने की कोशिश कर रहा था, पर तभी एक बला की खूबसूरत लड़की एकदम उसके सामने आकर खड़ी हो गई। ओ लड़के, सिर्फ देखोगे या कुछ करोगे भी? बोलो, सिर्फ 300 रुपए में मैं पूरी की पूरी तुम्हारी। 300? देखो देखो, मैं खुद फास्ट फूड की दुकान में काम करता हूँ। वहाँ एक दिन के सिर्फ 100 रुपए मिलते हैं। 300 कमाने में मुझे 3 दिन लग जाते हैं। ऐसे कैसे उड़ा दूं मेहनत के पैसे? पैसे खर्च नहीं कर सकते तो ठीक है, चल जा, अपने रास्ते जा। इतना कहती हुई रेड लाइट एरिया की वो लड़की वहां से जाने ही वाली थी कि तभी आदित्य ने कुछ ऐसा कह दिया कि वो अचानक घूर घूर कर उसकी आंखों में देखने लगी। वैसे तुम्हारा नेम क्या है? आदित्य के सवाल पर वो लड़की आदित्य को बस घूर घूर कर देखने लगी। जिस्म फरोशी के इस पेशे में उसे बहुत ही कम लोग ऐसे मिलते थे जो उसका नाम पूछे। क्या बोला तुमने? नाम? तुम्हारा नाम क्या है? क्यों? क्या करोगे जानकर? बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था। आदित्य हिम्मत करते हुए उस लड़की से बात किए जा रहा था, जबकि आदित्य की इस हिम्मत को देख वो लड़की हौले से उसके नजदीक आ गई और उसके चेहरे पर अपनी ठंडी उंगलियां फेरने लगी। जब पैसे नहीं है तो हमारा नाम पूछने का हक भी नहीं है। जब पैसे आएंगे ना तभी पूछना। इतना कहते हुए उस लड़की ने आंख मारते हुए आदित्य को देखा और उसके सामने ही कमर मटकाती हुई वहां से चली गई। आदित्य उस लड़की की खूबसूरती को देखे जा रहा था, जबकि तभी फुटपाथ पे हल्के अंधेरे में खड़े एक आदमी ने उस लड़की के हाथ पर कुछ कड़क नोट रखे और उस लड़की को लेकर अंधेरी गली में चला गया। पता नहीं क्यों, लेकिन उस लड़की को अपने कस्टमर्स के साथ जाते देख आदित्य के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। न जाने उसके मन में क्या चल रहा था कि वो भी उस अंधेरी गली की ओर बढ़ने लगा, लेकिन उस अंधेरी गली में पैर रखते ही उसने जैसे ही उस लड़की की मौनिंग भरी आवाजें सुनी, तब अचानक उसने अपने कदम पीछे कर लिए। धीरे कीजिए सर। चुपचाप। गली से आ रही आवाज को सुन आदित्य चुपचाप अपने हॉस्टल की ओर मुड़ गया। वो जानता था कि उसे कल कॉलेज जल्दी पहुंचना है। आखिरकार कल उसका कॉमर्स का पेपर था। अगली सुबह आदित्य कॉलेज जाने के लिए जल्दी उठा, लेकिन कॉलेज जाते वक्त रेड लाइट वाले एरिया में जब उसने भीड़ देखी तब अचानक उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। भीड़ में से उसे पता चला कि यहाँ किसी का खून हुआ है, और जब उसने देखा कि यहाँ मरने वाली कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिससे कि उसने कल बात की थी, तब अचानक उसके होश उड़ गए। मैं उसे बचा सकता था, ये कैसे हो गया भगवान? भीड़ के बीच जब आदित्य ने उस लड़की की लाश को देखा तब अचानक उसकी सांसें तेज हो गई। दरअसल उस लड़की की हालत इतनी भयानक थी
कि उस पर नजर डालना भी मुश्किल हो रहा था। उस लड़की की नंगी लाश सड़क पर औंधी पड़ी थी। उसका पेट फटा हुआ था और उसकी आंतें बाहर निकलकर खून से लथपथ जमीन पर फैली हुई थी। कातिल ने उस लड़की की जीभ को खींचकर उसके गले से बाहर निकाल लिया और उस लड़की की आंखों की गोटियां भी जमीन पर बिखरी हुई थी। उस लड़की की लाश के इस हाल को देख आदित्य का गला सूखने लगा। यकीन नहीं हो रहा, ये वही लड़की है जिसने कल मुझसे बात की थी। इसे किसने मार दिया? आदित्य का शरीर डर से कांपने लगा था और तभी वहां पुलिस की जीप भी तेज आवाज करती हुई आ पहुंची। ओए, चलो चलो साइड हटो, यहाँ क्या तमाशा लगा रखा है? चलो चलो एक तरफ हो जाओ सब। पुलिस वालों को वहां देख आदित्य की हालत और ज्यादा खराब होने लगी। अचानक चेहरा पसीने से भी भरने लगा। मुझे यहाँ से जाना होगा। अगर किसी को पता चला कि कल रात इस लड़की ने मुझसे बात की थी तो मैं भी फंस जाऊंगा। मुझे यहाँ से भागना होगा। खुद में इतना सोचते हुए आदित्य भीड़ को धक्का देते हुए तुरंत वहां से भागने लगा। उसकी आंखों के सामने उस लड़की का मुस्कुराता हुआ चेहरा और उसकी दर्दनाक मौत का भयानक दृश्य बार बार घूमे जा रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी। वो भागता हुआ सीधा अपने कॉलेज के नजदीक ही मौजूद एक खाली गली में रुक गया। कहीं उसी आदमी ने ही तो इसको नहीं मारा जिसके साथ कि वो लास्ट बार गई थी। आदित्य इस दीवार के पीछे खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि एक खतरा दबे पांवों से उसकी ओर ही बढ़ा चला आ रहा है। तूने देखा ना बे, वो दीवार के उस पार ही छिपा है ना? हाँ भाई, मेरी मरी हुई माँ की कसम, वो ढेर सियाना यही छिपा है। और ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि वो साला जिंदगी भर याद रखेगा। पर भाई ये थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? कुछ ज्यादा नहीं होगा। चल अब मान ला इधर। आशीष नाम के उस लड़के के ऑर्डर पर उसके दोनों दोस्त रोहन और चंदन ने एक गटर बॉक्स को उठाकर दीवार पर चढ़ा दिया और फिर झांककर दूसरी ओर खड़े आदित्य को चुपचाप देखने लगे। शांत आदित्य, तूने कुछ नहीं देखा। तूने किसी से बात नहीं की। खुद को नॉर्मल कर भाई। आज एग्जाम है। आदित्य खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था, जबकि इधर दीवार पर चढ़े लड़कों ने जब आदित्य को खुद से बात करते हुए देखा, तब वे लोग भी फुसफुसाते हुए खुद में हंस पड़े। इससे पहले कि ये पागल यहाँ से भाग जाए, चल इस कचरे के डिब्बे को उठाकर फेंक इस पर। आशीष के ऑर्डर देते ही उसके दोस्तों ने पहले तो कचरे के डिब्बे से आदित्य को निशाना लगाना शुरू कर दिया और एक झटके में ही कचरे के डिब्बे को जोर से आदित्य के ऊपर फेंक दिया। आदित्य उनसे बचने के लिए जमीन पर गिर गया, लेकिन उसके पूरे कपड़ों पर भी कचरे की गंदगी फैल गई थी। और तभी उसने जैसे ही उन लड़कों की जोर जोर से हंसने की आवाज सुनी, वैसे ही वो घूर घूर कर उन्हें देखने लगा। अबे साले, आज से तेरा नाम कचरा किंग हुआ, कचरे का राजा। आदित्य इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि आशीष और उसके दोस्त कॉलेज के सबसे सीनियर स्टूडेंट्स में से एक हैं। ये लोग जिसके साथ चाहे उसके साथ बुरी तरह से रैगिंग करते हैं। वो बस सिर झुकाए हुए चुपचाप गली से निकल गया, जबकि आशीष और उसके दोस्त हंसते हुए वहां से निकल गए। पहले उस लड़की की लाश देखना और अब आशीष की रैगिंग ने आदित्य के मूड का कचरा कर दिया था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह कॉलेज आया। कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स आदित्य के इस हाल को देख उसका बुरी तरह से मजाक उड़ाए जा रहे थे। अबे कचरे जीतने जा रहा है, उधर क्लासेस हो रही है। स्टूडेंट्स तो आदित्य की इंसल्ट करते हुए उसकी बेइज्जती भी कर रहे थे, लेकिन आदित्य बिना किसी को जवाब दिए चुपचाप अपने एग्जाम हॉल में आ गया। लेकिन वो एग्जाम हॉल में घुस पाता कि तभी प्रोफेसर ऋचा की कड़क आवाज सुनकर वो चौंक गया। आदित्य, ये एग्जाम हॉल है, कोई जानवरों का सर्कस नहीं। चलो बाहर निकलो यहाँ से, तुम इस हाल में एग्जाम नहीं दे सकते। आदित्य एग्जाम देने के लिए रेडी था, लेकिन कॉलेज की सबसे हॉट और सबसे खड़ूस प्रोफेसर ऋचा
उसे एग्जाम हॉल के अंदर आने ही नहीं दे रही थी। अरे तुम अभी तक यहीं खड़े हो, सुनाई नहीं दिया क्या? चलो निकलो यहाँ से। इन कपड़ों में किसी भी हाल में एग्जाम नहीं दे सकते तुम। मैम ये आशीष और उसके दोस्तों ने मेरे कपड़ों को खराब कर दिया। प्लीज प्लीज मैम, मुझे अंदर जाने दीजिए, वरना मेरा ये पूरा सेमेस्टर खराब हो जाएगा। मुझे तुम्हारे सेमेस्टर से कोई लेना देना नहीं है, समझे ना? तुम्हें एग्जाम देना है तो जाओ अच्छे कपड़े पहन कर आओ। पर मैम, मेरे पास कॉलेज की यही एक ड्रेस है। आदित्य की इस बात पर प्रोफेसर ऋचा गुस्से से भूरकर उसे देखने लगी। तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती क्या? ये कोई तरीका है एग्जाम हॉल में आने का? बदबू यहाँ तक आ रही है। तुम्हारे रहते और बच्चे अपने पेपर्स पर फोकस नहीं कर पाएंगे। प्रोफेसर ऋचा की इस डांट पर आदित्य ने अपनी नजरें नीचे कर लीं। आदित्य, अब मुझसे सिंपैथी की कोई उम्मीद मत करना। या तो अच्छे कपड़े पहन कर आओ या फिर चुपचाप यहाँ से चले जाओ, प्लीज। आदित्य समझ गया था प्रोफेसर ऋचा उसे अंदर नहीं जाने देने वाली, इसलिए वो सिर झुकाए हुए बाहर चला आया। पर तभी उसके दो दोस्त सायरा और अभिषेक उसके पास चले आए। उन दोनों को पहले से पता चल चुका था कि आदित्य के साथ क्या हुआ है। आदित्य, हम सबको मालूम है कि आशीष और उसके दोस्तों ने तुम्हारे साथ क्या किया। हिम्मत मत हारो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ आदि भाई, तू टेंशन न ले, मैं बात करता हूँ प्रोफेसर ऋचा से। साली अपने हस्बैंड से सेटिस्फाई नहीं हो पाती, तब यहाँ आकर हम स्टूडेंट्स पर अपना गुस्सा उतारती है। देख अभिषेक, जुबान संभाल के यूज किया कर जब मैं आसपास हूँ। अरे सॉरी, मैं पता नहीं क्यों हमेशा भूल जाता हूँ कि हम लोगों की गैंग में तू भी है। पर चल, अब टाइम बर्बाद मत कर, तू ही अपनी मॉडल प्रोफेसर से बात करेगी। आखिर लड़कियां ही तो लड़कियों की बात समझ पाती हैं। इतना कहते हुए अभिषेक और सायरा दोनों प्रोफेसर ऋचा के पास जाने वाले थे, पर तभी आदित्य ने मायूसी से उन दोनों का हाथ पकड़ लिया। कोई फायदा नहीं होने वाला। ऋचा मैम हम लोगों की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। शायद मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अबे यही तो तेरी सबसे बड़ी खराबी है, साले बिना कुछ किए ही हार मान जाता है। चल, वैसे भी ऋचा मैम से सायरा बात करेगी, तू नहीं। अभिषेक की बात सुन आदित्य ना चाहते हुए भी सिर झुकाए हुए वापस प्रोफेसर ऋचा से बात करने के लिए एग्जाम हॉल में आ गया। इधर प्रोफेसर ऋचा आदित्य को फिर से यहाँ देख खा जाने वाली नजरों से उसको देखने लगी। तभी सायरा उनके पास पहुँच गई। मैम, वो मैं बोल रही थी आदित्य को एग्जाम देने दीजिए ना। आप तो जानते हैं ना कि वो कितना स्ट्रगल करके पढ़ता है। रात में वो फास्ट फूड शॉप में काम करता है। सायरा प्रोफेसर ऋचा को समझाती हुई अभी और भी कई बातें बोलने वाली थी, पर प्रोफेसर ऋचा ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे डांटना शुरू कर दिया। सायरा, तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना चाहिए? आदित्य एग्जाम देने की हालत में नहीं है, समझी ना? और अगर तुमने इसका साइड लेना बंद नहीं किया तो तुम्हें भी एग्जाम हॉल से बाहर कर दूंगी, समझी? प्रोफेसर ऋचा की डांट पर सायरा सकुचाती हुई पीछे आ गई, जबकि अभिषेक प्रोफेसर ऋचा के इस मूड को देख खुद में ही बहुत ही हिम्मत करते हुए आगे आया। मैम, आप गलत कर रही हैं। आप हम लोगों की टीचर हैं। आपको समझना चाहिए ये आदित्य के फ्यूचर का सवाल है। अच्छा, अब तुम भी मुझे भाषण दोगे? सुनो, अब अगर तुम दोनों ने आदित्य के साइड में एक भी बात बोली ना तो मैं तुम दोनों को भी क्लास से डिसमिस कर दूंगी। चलो अपनी सीट पर बैठो। प्रोफेसर के गुस्से से भरे इस रूप को देख सायरा और अभिषेक दोनों दुम दबाते हुए चुपचाप अपनी अपनी सीट पर बैठ गए, जबकि आदित्य बिना कुछ बोले सर झुकाए एग्जाम हॉल से बाहर आ गया। वो समझ चुका था कि अब वो किसी भी हाल में एग्जाम नहीं दे सकता। ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है? ओह गॉड! आदित्य का चेहरा बुरी तरह से मुरझा गया था। वो अपने गंदे कपड़ों को देखते हुए एक बेंच पर बैठ गया और अपना मूड ठीक करने के लिए मोबाइल में रील देखने लगा। अब फिर से इस सेमेस्टर का एग्जाम देना होगा। पता नहीं, आज सुबह से ही दिन खराब जा रहा है। पहले उस लड़की की लाश और अब यहाँ। आदित्य खुद में बुदबुदाते हुए रील स्क्रॉल कर ही रहा था कि तभी एक लोकल न्यूज चैनल की रील को देख उसके होश उड़ गए।
सिटी कॉलोनी के रेड लाइट एरिया में नेहा नाम की एक सेक्स वर्कर की बुरी तरीके से हत्या कर दी गई है। उसके प्राइवेट पार्ट्स के साथ साथ कातिल ने उसकी आंखें और उसकी जीभ भी काट कर निकाल दी है। और इस सब में उस कातिल ने जो सबसे खौफनाक काम किया है वो है उस लड़की के जांघों पर अपना नाम लिखना। उस कातिल ने लिखा है, अपने मोबाइल पर रील देखते हुए आदित्य के चेहरे पर हल्के डर के भाव आ गए थे। जिस कातिल ने नेहा नाम की सेक्स वर्कर का बर्बर तरीके से खून किया, उस कातिल ने उसकी जांघों पर अपना नाम भी खुदा दिया है और वो नाम है लेडी किलर। इस रील को देखते हुए आदित्य की सांसें तेज होने लगी। उसने तुरंत ही अपने मोबाइल को अपनी जेब में डाल दिया और डर से इधर-उधर देखने लगा। उसके दिमाग में लेडी किलर के साथ साथ नेहा का नाम भी गूंज रहा था। उसका नाम नेहा था। आदित्य को याद था कि उसने कल रात उस लड़की से उसका नाम पूछा था और अभी इस लड़की का नाम जानने के बाद उसकी सांसें तेज होने लगी थी। वो बस खुद में सोचे जा रहा था कि आखिर लेडी किलर नाम के उस कातिल ने उस लड़की को क्यों मारा। तभी उसे अपने पास से गुजर रहे कुछ स्टूडेंट्स की खुसुर-फुसुर सुनाई दी। अरे सुना, तू वहाँ सिटी कॉलोनी वाली मासी के पास जाता है ना? देख, वहाँ एक छोकरी का मर्डर हो गया। मर्डर? अरे मुझे क्या बोल रहा है? मैं रोज रोज जाता हूँ क्या? तू रमेश से क्यों नहीं पूछता? ये साला कंडोम तो सिर्फ सिटी कॉलोनी जाने के लिए ही मांगता है। हाँ रे सालो, मैं जाता हूँ सिटी कॉलोनी, तो इसमें चढ़वाने की क्या बात है? अभी जवानी है, अभी ये सब नहीं करूँगा तो कब करूँगा? और सुन, ये जो नेहा हमारी है ना, मैंने उसको भी ठोका था। साली की कमर तो अभी तक याद है मुझे। 0 फिगर में एकदम पटाखा थी, पटाखा। अपने बगल से गुजर रहे इन स्टूडेंट्स की बात सुन पता नहीं क्यों लेकिन आदित्य को अपने में बहुत ही खराब लग रहा था। वो खुद में बुदबुदाते हुए तुरंत ही वहां से उठकर चला गया। लगता है लोगों के अंदर से बेटी नाम की कोई चीज है ही नहीं। क्या वो मर गई है और इन लोगों को है कि मानो कुछ फर्क ही न पड़ रहा हो। आदित्य खुद में बड़बड़ाते हुए जा ही रहा था कि तभी उसके मोबाइल पे एक कॉल आ गया। आदित्य ने जब देखा कि ये एक अननोन नंबर है तब उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। उस अनजान नंबर को देखकर वो कॉल रिसीव करने में हिचकिचा रहा था। कहीं ये कॉल किसी पुलिस वाले का तो नहीं? कहीं किसी ने कल रात मुझे उस नेहा से बात करते हुए तो नहीं देख लिया था? आदित्य के चेहरे पर परेशानी की लकीरें थी, लेकिन जब उसने ऑनलाइन ऐप से उस नंबर से फ्लैश हो रहे नेम को देखा तब उसे काफी हैरानी हुई। दरअसल उस नंबर में सिस्टर नेम शो हो रहा था। आदित्य ने खुद में हिचकिचाते हुए कॉल रिसीव किया। हेलो, मैं सिविल अस्पताल से बोल रही हूँ। आप आदित्य बोल रहे हैं? हाँ मिस्टर आदित्य, आपकी माँ ममता देवी यहाँ पर ही है। आप तुरंत यहाँ आ जाइए। कॉल पर मौजूद नर्स की बात सुन आदित्य के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। उसका चेहरा अचानक पसीने से भर गया था। क्या माँ अस्पताल में? लेकिन क्या हुआ है? क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? आप बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद वो जनरल वार्ड में एडमिट है और वहाँ कोई मोबाइल यूज नहीं कर सकता। आप प्लीज यहाँ जल्दी आ जाइए। इतना कहते हुए उस नर्स ने कॉल कट कर दी। नर्स की बातें सुन आदित्य को अचानक से अपना सर घूमता हुआ महसूस होने लगा। आज सुबह से ही उसके साथ ऐसी चीजें हो रही थी जिसने उसे बुरी तरह से परेशान कर दिया था। पहले नेहा की उस हालत में लाश देखना, फिर प्रोफेसर रिचा से सबके सामने इंसल्ट और अब अपनी माँ के अस्पताल में एडमिट होने की बात ने उसके चेहरे को तनाव से भर दिया था। पता नहीं माँ को क्या हो गया। वो तो एक में सोसाइटी में बर्तन धोने गई थी। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? आदित्य बुरी तरह से परेशान था। वो तुरंत ही कॉलेज से भागते हुए बाहर निकल गया। टैक्सी! आदित्य ने आनंद फानन में जल्दी ही एक टैक्सी बुक की और तुरंत ही अस्पताल की ओर निकल गया। आदित्य पूरे रास्ते बस यही सोच रहा था कि आखिर उसकी माँ के साथ हुआ क्या है।
अस्पताल पहुंचते ही वो सीधा अपनी माँ से मिलने के लिए जनरल वार्ड की तरफ जाने लगा। जनरल वार्ड में पहुंचते ही जब आदित्य ने देखा कि उसकी माँ एक स्ट्रेचर पर बेहोश पड़ी है, उसकी आंखें हल्की हल्की नम होने लगी। वो हैरानी से अपनी माँ को देखे जा रहा था और तभी वहाँ डॉक्टर आ गए। आप ही मिस ममता के बेटे? हाँ, देखिए आपकी माँ की हालत बहुत खराब है। पर डॉक्टर, आखिर मेरी माँ को हुआ क्या है? आदित्य के सवाल पर डॉक्टर ने जो जवाब दिया उसे सुन आदित्य को अपना सिर चकराता हुआ सा महसूस होने लगा। इनके हार्ट में कई ब्लॉकेज हैं और अगर समय रहते इनकी सर्जरी नहीं की गई तो बच पाना बहुत मुश्किल होगा। आदित्य के चेहरे पर तुरंत ही घबराहट के भाव आ गए और उसकी आंखें भी अचानक से नम होने लगी। सर, कितनी जल्दी ऑपरेशन करना होगा? आदित्य की बात पर डॉक्टर पहले आदित्य के कचरे से सने हुए कपड़ों को देखने लगा। वो डॉक्टर आदित्य के कपड़ों से आदित्य की औकात का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, जितनी देर की जाएगी उतनी ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। आदित्य सोच में पड़ गया। वो इस बात को अच्छे से जानता था कि उसकी औकात फूटी कौड़ी की भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करते हुए डॉक्टर की आंखों में देखने लगा। इन सब में कितना खर्च आ जाएगा? ब्लॉकेज ऑपरेशन और हॉस्पिटल में रहने का कुल खर्च करीब 5 लाख तक जाएगा। डॉक्टर की बात सुन आदित्य की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे ऐसा लगने लगा जैसे मानो किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। 5 लाख? सर, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? देखो बेटा, मुझे तुम्हारी हालत का अंदाजा है, लेकिन ये भी जान लो कि अभी तुम्हारी माँ की जिंदगी को बचाना भी बहुत जरूरी है। मैं कुछ जरूरी दवाइयों के नाम लिख कर दे रहा हूँ। जब तक तुम पैसे का इंतजाम नहीं कर पाते तब तक ये दवाइयाँ तुम्हारी माँ की हालत ठीक रखने में मदद करेंगी, लेकिन ये भी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेंगी। बस इतना समझ लो कि तुम्हारी माँ के पास बस 6 महीने हैं। इतना कहते हुए अपनी बगल में खड़ी नर्स की ओर इशारा किया और वो नर्स थोड़ी देर में एक मेडिसिन लिस्ट लेकर आदित्य के पास चली आई। आदित्य उस मेडिसिन लिस्ट को लेकर ऑनलाइन उन दवाइयों के दाम चेक करने लगा और जब उसने दवाइयों के प्राइसेस को ऑनलाइन स्टोर में देखा तब उसका चेहरा पसीने से भरने लगा। ऑनलाइन 10% छूट होने के बाद भी दवाइयों का दाम 12,000 रुपए। इतने पैसे कहां से लेकर आ पाऊंगा? आदित्य को अपनी दुनिया ढहती हुई सी दिखाई देने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब दवाइयों के दाम ने ही उसका ये हाल कर दिया है, तब अपनी माँ की सर्जरी की बात तो बहुत ही दूर की बात थी। वो अपने सिर पर हाथ रखे हुए वही बेंच पर ही बैठ गया, पर तभी एक नर्स उसके पास आ गई। लड़के, तेरी माँ को होश आ गया है। जा टेम्पो बुला ले और घर ले जा। और हाँ, डॉक्टर साहब ने पूरा का पूरा बेड रेस्ट कहा है, कहीं कोई काम नहीं, समझा? और दवाई भी एकदम समय से देते रहना। जी। नर्स की बात पर आदित्य तुरंत ही बाहर निकल गया और अस्पताल के बाहर जल्द ही उसने एक टेम्पो रुकवा ली। भैया, बस एक मिनट रुकना, मैं अभी आता हूँ। इतना कहते हुए आदित्य तुरंत ही अंदर भागा और कुछ ही पलों बाद वो अपनी माँ ममता को धीरे धीरे व्हीलचेयर पर लेकर बाहर चला आया। आदित्य की माँ बहुत ही कमजोर और थकी हुई लग रही थी। आदित्य ने किसी तरह अपनी माँ को टेम्पो में बिठाया और तुरंत ही टेम्पो वाले को इशारा करते हुए अपनी घर की तरफ जाने लगा। अस्पताल से आदित्य के घर का रास्ता बहुत लंबा था। वो पूरे रास्ते बस डॉक्टर की 5 लाख वाली बात सोचते हुए एकदम चुप था। पर तभी जब उसकी माँ ने अपने कमजोर हाथ उसके हाथ पर रख दिए, तब अचानक से वो चौंक सा गया। आदित्य बेटा, तू परेशान मत हो। मैं जानती हूँ कि डॉक्टर क्या कह रहे थे। मैंने सब सुन लिया था। मैंने तुझे पहले ही बहुत बोझ दे दिया है। पूरे घर के साथ साथ अपनी पढ़ाई लिखाई का भी खर्चा
सब कुछ तू चलाता है। अब तुझे मेरी दवाइयाँ पर फालतू के खर्चे करने की जरूरत नहीं है। जो होगा वो देखा जाएगा। अपनी माँ की बात सुन आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत ही अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया ताकि माँ उसकी हालत ना देख सके। माँ, ऐसा मत बोलो। मैं सब कर लूंगा। प्लीज ऐसा मत कहो। आदित्य की बात पर ममता धीरे से आदित्य के हाथ पर हल्के से थपकी देने लगी। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उन्होंने अपने आने वाली मौत को अभी से एक्सेप्ट कर लिया हो। बेटा, एक दिन इस दुनिया को छोड़ना ही पड़ता है। भगवान ने मुझे बुलाया तो मुझे जाना ही होगा। मैं नहीं चाहती तू मेरे चक्कर में अपनी जिंदगी के इन दिनों को तबाह करे जो तेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बेटा, यही समय है तेरा करियर बनाने का, और मेरे चक्कर में तू ये सब बर्बाद मत कर। अपनी माँ की बात सुन आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत ही अपनी माँ के हाथ को जोर से पकड़ लिया। नहीं नहीं माँ, तुम क्या बोल रही हो? जब तुम ही मेरी लाइफ में नहीं रहोगी तब मैं भला अपनी करियर का क्या ही करूंगा। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 10 लाख 20 लाख मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन तुम्हें बचाऊंगा। इतना कहते हुए आदित्य सिसक कर रोने लगा था, जिसे देख उसकी माँ ने भी तुरंत ही उसे अपने गले से लगा लिया। इधर टेम्पो चला रहा वो ड्राइवर भी माँ बेटे की इन बातों को सुन हल्का भावुक हो गया था। उसकी आंखें भी हल्की नम हो गई थी। और जब वो आदित्य और उसकी माँ को लेकर उसके घर के बाहर पहुंचा तब उसने पैसे भी लेने से मना कर दिया। नहीं 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 भाई, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। तुम्हारी माँ भी मेरी माँ जैसी है। अपनी माँ का ख्याल रखना भाई। इतना कहते हुए वो टेम्पो ड्राइवर तुरंत ही वहां से चला गया, जबकि आदित्य भी धीरे धीरे अपनी माँ को लेकर अपने घर में आ गया। उस झोपड़पट्टी में बाकी घरों की तरह आदित्य के भी घर में बस एक ही छोटा सा कमरा था। आदित्य के पापा को गुजरे हुए सालों हो गए थे। वो अपने घर का अकेला बेटा था। आदित्य ने धीरे से अपनी माँ को जमीन पर बने हुए बिस्तर पर लिटा दिया। माँ, तू यहीं आराम कर, मैं अभी आता हूँ। पर बेटा, तू जा कहाँ रहा है? माँ, मैं आपकी दवाई लेने जा रहा हूँ। आराम कीजिएगा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। इतना कहते हुए आदित्य तुरंत ही अपने घर से निकल गया। आदित्य की जिंदगी उस मोड़ पर आ पहुंची थी जहां जिंदगी से उसकी उम्मीदें खत्म होने लगी थी और वो हकीकत की कड़वी सच्चाई का सामना कर रहा था। वो अपनी माँ की दवाइयां लेने के लिए घर से बाहर आ तो गया था, लेकिन उसके पास दवाइयों के लिए एक भी रुपया था ही नहीं। आदित्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सिचुएशन में वो क्या करे। वो जानता था कि उसके फ्रेंड सर्किल में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे एक साथ 12,000 रुपए उधार दे। डॉक्टर ने कहा था कि अगर दवाइयां नहीं मिली तो माँ की हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। अब आखिर मैं किससे पैसे मांगूं? हाँ, एक शख्स है। इस वक्त बस एक ही शख्स है जो मेरी मदद कर सकता है, और वो है मिट्ठू भैया। खुद में इतना कहते हुए आदित्य तुरंत ही फुटपाथ के कोने पर लगने वाले छोटे से फास्ट फूड स्टॉल की तरफ बढ़ने लगा। दरअसल मिट्ठू भैया वही शख्स था जहां आदित्य पार्ट टाइम के लिए काम करता था। हालांकि मिट्ठू भैया ने आज तक आदित्य की कोई मदद नहीं की थी, लेकिन आदित्य को उम्मीद थी कि मिट्ठू भैया आज उसकी हालत को देखकर उसकी मदद जरूर करेंगे। तेज कदमों से तुरंत ही मिट्ठू भैया की स्टॉल पर आ गया। शाम के समय मिट्ठू भैया बस अपने स्टॉल को लगा ही रहे थे कि तभी उनकी नजर जैसे ही आदित्य पर पड़ी वैसे ही वो चौंक गए। अरे आदित्य, तू यहाँ इतनी जल्दी क्यों आ गया? और तेरे कपड़ों का ये हाल क्या हुआ भाई? आदित्य गहरी निराशा और थकावट भरी नजरों से मिट्ठू भैया को देखने लगा। भैया, मेरी माँ को अस्पताल से छुट्टी तो मिल गई, लेकिन उनके ऑपरेशन में 5 लाख का खर्च बताया है। दवाइयों के बिना उनका बच पाना मुश्किल है। मुझे अभी सिर्फ 12,000 रुपए की जरूरत है।
प्लीज भैया, मुझे उधार दे दो, मैं काम करके लौटा दूंगा। मिट्टू भैया का चेहरा अचानक से गंभीर हो गया। वो धीरे से सर झुकाते हुए इधर उधर देखने लगे। आदित्य भाई, मेरी हालत भी तुझसे बेहतर नहीं है। मेरा खुद का स्टॉल भी कर्जे में डूबा हुआ है। मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ सच में, मगर कैसे करूँ? आदित्य की आंखें भर आईं। वो हाथ जोड़ते हुए मिट्टू भैया के पैरों में गिर गया। भैया, बिना दवाइयों की माँ की हालत और खराब हो जाएगी। प्लीज प्लीज भैया, कुछ कर दो। मैं सब वापस कर दूंगा, जो कहोगे वो करूंगा। बस एक बार प्लीज। मिट्टू भैया की आंखों में थोड़ी नमी आ गई थी, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसे भाव थे मानो वो खुद भी मजबूर हों। वो एक लंबी चुप्पी के बाद गहरी सांस लेने लगे। फिर इधर उधर देखते हुए अचानक उन्होंने आदित्य को एकदम करीब कर लिया। आदित्य, देख, मेरे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन एक तरीका है पैसा कमाने का। आदित्य चौंक कर मिट्टू भैया को देखने लगा। उनकी आंखों में शक के साथ साथ उम्मीद का भी मिला जुला भाव मौजूद था। कौन सा तरीका? याद है, हम लोगों के काउंटर पर रोज एक टकला आता है। वो इस वक्त तुझे पैसे दे सकता है। मैं तुझे उससे भी मिला सकता हूँ, लेकिन सुन, ये रास्ता सीधा नहीं है। ये आदित्य का चेहरा गंभीर हो गया। वो समझ चुका था कि मिट्टू भैया जिस टकले की बात कर रहे हैं, वो टकला कोई और नहीं बल्कि एक बहुत ही बदनाम ड्रग डीलर है। वो एक ऐसा आदमी था जिसके नाम से भी शहर के सभी लोग डरते थे। वो जवाब देने में हिचकिचा रहा था कि तभी उसे जैसे ही अपनी माँ की हालत याद आई, वैसे ही उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। मिट्टू भैया, मुझे ले चलो। मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। मेरी माँ को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। आदित्य के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। वो मिट्टू भैया के साथ जल्दी उस अंधेरी गली की ओर बढ़ने लगा जहां पर वो राणा भाई नाम का गुंडा रहता था। देख आदित्य, मैं तुझे राणा भाई के पास ले तो जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, वहाँ जो भी है, वहाँ सब कुछ साफ साफ बोलना, झूठ मत बोलना, वरना वहाँ गलती की कोई माफी नहीं मिलती, समझा? हाँ भैया, मैं समझ गया। आदित्य बिना कुछ बोले बस मिट्टू भैया के साथ चला जा रहा था, जबकि जल्द ही मिट्टू भैया एक घर के बाहर जाते हुए अचानक से रुक गए। दाएं बाएं देखते हुए मिट्टू भैया ने तुरंत ही दरवाजे को 3 बार नॉक कर दिया। आदित्य समझ चुका था यहाँ पर 3 बार नॉक करना एक कोड है। वो चुपचाप खड़ा था कि तभी कुछ सेकंड्स के बाद दरवाजा खुल गया। आदित्य ने देखा एक भारी भरकम आदमी उसके सामने आ खड़ा है। उसका चेहरा दाढ़ी से भरा हुआ था और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि राणा भाई ही था। राणा भाई आदित्य के साथ साथ मिट्टू भैया को भी गौर से देखे जा रहा था। क्या रे मिट्टू, आज ठेला नहीं लगाया क्या? मिट्टू भैया ने कोई जवाब देने से पहले तुरंत ही सिर झुकाते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। राणा भाई, ये लड़का ये मेरा छोटा भाई जैसा है। आपने इसे देखा भी होगा, ये मेरे ठेले पर काम करता है। राणा भाई, इसकी माँ बहुत बीमार है। उसे अभी के अभी 12,000 रुपए चाहिए। प्लीज मदद कर दो। राणा भाई एक पल के लिए आदित्य को ऊपर से नीचे घूरकर देखने लगा और फिर उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक और एक घमंड का भाव साफ झलकने लगा। और बदले में क्या दोगे हीरो? राणा भाई के कड़क सवाल पर आदित्य के हाथ कांपने लगे, लेकिन पर उसने तुरंत ही खुद को संभालते हुए अपने चेहरे पर सख्त भाव ले आया। मैं कुछ भी करूंगा। राणा भाई हल्की सी मुस्कान के साथ उन दोनों को लेकर अंदर आए और जेब से नोटों का बंडल निकालकर 12,000 रुपए आदित्य के हाथ में थमा दिए। ये ले 12,000 रुपए तेरी माँ की दवाओं के लिए। जा, ले जा।
लेकिन सुन, ये पैसे मुफ्त में नहीं है। मैं तुझे कल शाम को याद करूंगा और तब तुझे मेरे लिए काम करना होगा। वो काम जो तेरे जैसे शरीफ लड़के सिर्फ फिल्मों में देखते हैं। आदित्य ने हाथों में रुपए थामे हुए थे। उसकी आंखों में डर और राहत दोनों के भाव साफ झलक रहे थे। हाँ भैया, मैं करूंगा। आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। तुझ में हिम्मत तो है छोरे। और सुन, अगर तेरा इरादा मजबूत रहा ना, तो मैं तुझे 1 महीने में 10 लाख क्या, बल्कि उससे भी बड़ा आदमी बना दूंगा। पर एक बात याद रख, यहां से पीछे मुड़ने की कोई जगह नहीं है। अब या तो तू जीतेगा या खत्म हो जाएगा। मैं करूंगा भैया, सब करूंगा। अपनी माँ को बचाने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं वो करूंगा। राणा भाई ने मुस्कुराते हुए आदित्य के कंधे पर शाबाशी देना शुरू कर दिया। ठीक है, चल अब जा। मैं कल शाम में तुझे कॉल करूंगा। राणा भाई की बात सुन आदित्य और मिट्ठू भैया तुरंत ही वहां से चले गए। आदित्य, पता नहीं तूने राणा भाई की पूरी बात सुनी या नहीं, लेकिन उन्होंने तुझे ये जो 12,000 दिए हैं ना, इसके लिए वो तुझसे कुछ भी करा सकते हैं। कुछ भी, किसी का खून भी। आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता था उसने अपनी माँ की जिंदगी बचाने के लिए अपनी आत्मा का सौदा कर लिया है। उसे मालूम था उसने एक ऐसा फैसला लिया है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। राणा भाई से मिले उन 12,000 रुपयों के साथ आदित्य सबसे पहले अपनी माँ की दवाइयाँ खरीदने आया और वो दवाइयों के साथ जैसे ही घर पहुंचा, वैसे ही अपनी माँ के रिएक्शन को देख वो शॉक्ड रह गया। आदित्य बेटा, तू दवाइयाँ कैसे लाया? तूने तो मुझसे पैसे भी नहीं मांगे। आदित्य जानता था कि अगर उसने अपनी माँ को इन पैसों की सच्चाई बता दी, तब उसकी माँ इन दवाइयों में से एक भी गोली नहीं खाएगी। उसने आगे बढ़ते हुए प्यार से अपनी माँ के हाथ को अपने हाथ में ले लिया। माँ, मेरे पास कुछ पैसे थे और कुछ पैसे मैंने मिट्टू भैया से उधार ले लिए। उधार? हाँ माँ, वैसे तू चिंता मत कर, मैं मिट्टू भैया को सब लौटा दूंगा। आपको बस ठीक होना है। आदित्य की बातें सुन उसकी माँ की आंखें हल्की सी नम होने लगी। पता नहीं क्यों, लेकिन इतनी महंगी महंगी दवाइयों को देखकर उसे अचानक से ऐसा लगने लगा था कि कहीं उसका बेटा कुछ गलत ना कर रहा हो। वो धीरे से आदित्य के चेहरे को सहलाने लगी। बेटा, अपने ऊपर बोझ मत लेना। मैं जानती हूँ तू बहुत परेशान है, लेकिन मेरे लिए कुछ गलत काम मत करना बेटा। कुछ गलत काम मत करना। हाँ माँ, मैं कुछ गलत नहीं करूँगा। अब चलो दवाइयाँ खाओ। आदित्य की बात सुन उसकी माँ मुस्कुराती हुई अपने बेटे को देखने लगी, जबकि आदित्य अपनी माँ को दवाइयाँ खिलाने के साथ ही अंदर बुरी तरह से बेचैन होने लगा था। मुझे माफ करना माँ, लेकिन मैं अब तेरी बात नहीं मान सकता। तुझे बचाने के लिए अगर मुझे गलत भी करना पड़े तो मैं वो करूंगा। हाँ, किसी का खून भी। अपनी माँ को दवाइयाँ खिलाने के साथ आदित्य अपनी माँ से नजरें चुराने लगा था। वो अपनी माँ को दवाइयाँ खिलाने के बाद तुरंत ही अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। मुझे माफ करना माँ, लेकिन दवाइयों के इन पैसों के बदले मैंने राणा भाई से वादा किया है और कल मुझे राणा भाई के लिए काम करना ही होगा। राणा भाई के बारे में सोचते हुए आदित्य के दिमाग में उसकी बातें घूमती चली जा रही थीं। याद रख, ये पैसे मुफ्त में नहीं दिए हैं। तुझे मेरे लिए काम करना होगा। और सुन, मेरे साथ रहा ना और मैं जिंदा रहा तो 1 महीने में 10 लाख का आदमी बना दूंगा।
राणा भाई की बातें याद करते हुए आदित्य का चेहरा अचानक पसीने से भीग गया। वो जानता था कि अगर राणा भाई की बात सच हो जाती है तो वो अगले महीने ही अपनी माँ की सर्जरी करवा सकता है, लेकिन वो ये बात भी जानता था कि राणा भाई के साथ काम करने में रिस्क भी है। इससे पहले कि मैं राणा भाई के साथ काम करूं, मुझे उसके बारे में सारी बातें जाननी होंगी, क्योंकि उसका जो पेशा है उसमें मैं फंस भी सकता हूं। इतना कहते हुए आदित्य ने तुरंत ही अपने मोबाइल ब्राउजर को खोल लिया और उसमें राणा भाई के बारे में सर्च करने लगा। राणा भाई के बारे में सर्च करते हुए आदित्य को इंटरनेट पर राणा भाई से रिलेटेड कुछ खबरें नजर आने लगी थी, लेकिन आदित्य ने जब उन खबरों की हेडलाइंस को पढ़ा तब अचानक उसके हाथ कांपने लगे। आदित्य की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो उन हेडलाइंस पर क्लिक कर सके। कुख्यात ड्रग डीलर राणा भाई पर कत्ल, अपहरण और ड्रग तस्करी के कई मामले दर्ज। राणा भाई पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में नंबर 1, दर्जनों मर्डर केस लंबित। राणा भाई के गैंग की ताकत पूरे शहर में फैली हुई, मौत के सौदागर का आतंक जारी। इन न्यूज हेडलाइंस को पढ़ते हुए आदित्य के चेहरे का रंग उड़ने लगा था। उसने कांपते हाथों से एक लिंक पर क्लिक किया और तभी उसके सामने स्क्रीन पर एक भयानक तस्वीर उभर आई, जिसमें राणा भाई के खून से सने चेहरे की काली सफेद तस्वीर मौजूद थी। आदित्य ने देखा उस तस्वीर में राणा भाई के चारों ओर तरह तरह के हथियारों के साथ साथ कई सारे लोगों की लाशें भी मौजूद थीं। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? मैंने किससे मदद मांग ली? ओह गॉड! आदित्य अचानक से खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगा था। अपनी माँ को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा वाला एटीट्यूड अचानक से उसके चेहरे से गायब सा होने लगा। तभी स्क्रीन पर पॉपअप हुए एक और हेडलाइन को पढ़ते हुए उसका चेहरा पसीने से भर गया। राणा भाई के गुमनाम कर्जदार अक्सर गायब पाए जाते हैं, पुलिस भी उनकी तलाश में नाकाम। इस हेडलाइन को पढ़ते हुए आदित्य ने तुरंत ही अपने मोबाइल स्क्रीन को बंद कर दिया और अपने सिर को तकिए के नीचे छिपाते हुए सोने की कोशिश करने लगा। आदित्य बुरी तरह से परेशान था, लेकिन इसके साथ ही वो इस बात से अनजान भी था कि उसकी माँ दवाइयाँ खाने की बात सोई नहीं, बल्कि उसकी हर हरकत पर अपनी नजरें जमाए हुई है। जब उसकी माँ ने आदित्य को इस तरह से करवटें बदलते हुए देखा तब उसे समझते देर न लगी कि उसका बेटा कुछ तो गलत जरूर कर रहा है। आदित्य कुछ तो गलत कर रहा है। मुझे इस पर नजर रखनी होगी। अगले दिन आदित्य जानबूझकर कॉलेज नहीं गया। वो जानता था एग्जाम में ना बैठ पाने की वजह से उसे कॉलेज में कई सारे प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा और उसे शाम में राणा भाई के साथ भी जाना था। इसलिए वो घर में ही बैठा हुआ राणा भाई और उसके कारनामों के बारे में पढ़ता रहा। आदित्य की मां ममता भी आदित्य के बदले हुए बिहेवियर को साफ महसूस कर पा रही थी। वो दिन भर आदित्य को ही देखती रही और जब शाम में आदित्य हाथ में दवाइयों का पत्ता और एक ग्लास पानी लेकर उसके पास आया तब उसने आखिरकार अपना सवाल पूछ ही लिया। क्या बात है बेटा, तू कुछ परेशान लग रहा था। अपनी माँ के इस सवाल पर आदित्य एक सेकंड को चुप हो गया। वो सोच ही रहा था कि आखिर अपनी माँ को क्या जवाब दे कि तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आ गया। आदित्य ने चौंकते हुए मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा तो अचानक उसकी सांसें तेज हो गईं। मोबाइल स्क्रीन पर लिखा हुआ था राणा भाई। आदित्य ने कुछ पलों के लिए स्क्रीन को देखते हुए कॉल को कट कर दिया। माँ, ले जल्दी खा। आदित्य ने अपनी माँ को दवाइयाँ खिलाई ही थी कि तभी उसके मोबाइल पर दोबारा राणा भाई का कॉल आ गया। आदित्य की धड़कनें तेज हो गई थी। उसने अपनी माँ से दूर जाते हुए धीरे से कॉल उठाया और तभी दूसरी तरफ राणा भाई की भारी और कड़क आवाज गूंज उठी। आदित्य, कॉल कट क्यों किया बे? राणा भाई, मैं मम्मी को दवाइयाँ दे रहा था, इसलिए। तेरी माँ को जिंदा रखना है तो आज काम पर आ जा। आज की रात पहले सौदे की रात है, देर मत करना, नहीं तो समझ ले कि तेरी माँ की दवाइयाँ हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। ठीक है, मैं तुरंत आ रहा हूँ। इतना कहते हुए आदित्य ने कॉल रख दिया और तुरंत ही राणा भाई के पास जाने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन तभी अचानक से अपनी माँ को अपने सामने देख उसकी सांसें तेज हो गईं। आदित्य की माँ उसके एकदम करीब खड़ी थी।
और उसके चेहरे से साफ लग रहा था मानो उसने आदित्य की सारी बातें सुन ली हो। जबकि आदित्य अपने सामने अपनी माँ को देख एकदम शॉक्ड सा हो गया था। वो बस करते हुए अपनी माँ की आंखों में देखे जा रहा था। आदित्य, किसका कॉल था? किससे बात कर रहा था तू? आदित्य के चेहरे पर हल्की घबराहट थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या जवाब दे। माँ, मिट्टू भैया का कॉल था। उन्होंने कुछ जरूरी काम के लिए बुलाया है। मैं वहीं जा रहा हूँ। आदित्य के जवाब को सुनने के बाद भी उसकी माँ ममता की आंखों से शक के भाव गायब नहीं हुए। वो आदित्य के और करीब आकर उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश करने लगी। आदित्य, तू मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा? आदित्य साफ दिख रहा था कि उसकी माँ की आंखों में उसके लिए फिक्र साफ दिखाई दे रही है। वो अपनी माँ से झूठ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ। सब ठीक है। मैं जल्दी लौट भी आऊंगा। पता नहीं क्यों, लेकिन आदित्य के सीधे जवाबों के बाद भी ममता की आंखों में चिंता गहराने लगी थी। उसने अपने कांपते हाथों से आगे बढ़कर आदित्य के हाथ थाम लिए। आदित्य बेटा, मिट्टू भैया को फोन कर देना कि आज तो नहीं आ सकता। आज अमावस की रात है बेटा। आज की रात में बाहर जाना शुभ नहीं होता। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल भी घबरा रहा है बेटा। ऐसा लग रहा है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। प्लीज मत जा बेटा, मत जाना। आदित्य कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर उसने मजबूरी में अपने माँ के हाथ से अपने हाथ को छुड़ा लिया। माँ, तू टेंशन मत ले। कुछ बुरा नहीं होगा। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। उसकी माँ समझ चुकी थी कि वो आदित्य को नहीं रोक सकती। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। बेटा रुक, तू पहले मुझसे वादा कर। तू आधी रात से पहले वापस आ जाएगा। अमावस की रात में आधी रात के बाद किसी को बाहर नहीं रहना चाहिए। ठीक है माँ, मैं वादा करता हूँ आधी रात से पहले लौट आऊंगा। इतना कहते हुए आदित्य तुरंत ही दरवाजे की ओर मुड़ा, लेकिन तभी फिर से उसकी माँ ममता ने उसके हाथों को पकड़ते हुए दोबारा उसे रोक लिया। एक मिनट रुक बेटा, बस 1 मिनट। इतना कहते हुए उसकी माँ तेजी से अलमारी की ओर बढ़ी और ताबीज निकालती हुई आदित्य के पास आ गई। बेटा, इसे हमेशा अपने गले में पहन कर रखना। ये तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। आदित्य उस ताबीज को हैरानी से देखे जा रहा था। दरअसल वो ताबीज कोई साधारण ताबीज नहीं थी। उसका आकार किसी चाबी की तरह था। आदित्य उसे बड़ी ही अजीब नजरों से देखे जा रहा था। ये कैसा ताबीज है माँ? ये चाबी की तरह क्यों दिख रहा है? बेटा, ये ताबीज मुझे तेरे पापा ने दी थी और आज ये मैं तुम्हें दे रही हूँ। बेटा, इसे कभी मत उतारना, कभी भी नहीं। ये हर तरह की अनहोनी से तुम्हारी रक्षा करेगी। आदित्य अपनी माँ की आंखों में मौजूद प्यार को साफ महसूस कर पा रहा था। उसने हिचकिचाते हुए उस ताबीज को अपने गले में डाल लिया और जैसे ही वो ताबीज आदित्य की छाती से हल्का सा टच हुआ, वैसे ही उसके कानों में एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। आदित्य हड़बड़ाते हुए तुरंत ही इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। क्या हुआ बेटा? इधर उधर क्या देख रहा है? कुछ नहीं माँ। इतना कहते हुए आदित्य ने मोबाइल फ्लैश लाइट को ऑन किया और तुरंत ही अपने घर से निकल गया। बाहर रात का अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा था। तंग गलियों में हवा की ठंडी लहर आदित्य के कानों को छूकर गुजर रही थी और आदित्य जैसे ही गली में अगले मोड़ की ओर मुड़ा, वैसे ही ये देख अचानक ही उसकी धड़कनें तेज हो गईं कि अंधेरे में 2 चमकती हुई आंखें उसी की ओर देखे जा रही हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अंधेरे में चमक रही आंखों को देख आदित्य की डिग्गी बन गई थी। वो अपना एक भी कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और तभी उसे अपनी माँ की बात भी याद आ गई। आज मत जा बेटा, आज अमावस की रात है। आज मेरा दिल मचल रहा है। आदित्य समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करे और तभी अचानक उसे एहसास हुआ जैसे मानो वो चमकती हुई आंखें अंधेरे से निकलकर उसी की ओर बढ़ रही हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? आदित्य डर से अपने कदम पीछे करने लगा था
और तभी अचानक अंधेरे से एक काली बिल्ली निकलती हुई उसका रास्ता काट गई। ओह गॉड, क्या क्या ये सिर्फ एक बिल्ली थी? पर अब मैं जाऊं कैसे? ये हरामखोर बिल्ली तो मेरा रास्ता काट गई। डर से आदित्य की सांसें तेज होने लगी थीं। वो कांपते हुए अपने माथे से पसीना पोंछने लगा और तभी उसके सामने मोबाइल पर फिर से राणा भाई का कॉल आ गया। आदित्य ने हिचकिचाते हुए कॉल उठाया। हाँ राणा भाई। आदित्य, कहाँ मर गया था तू? कितना टाइम लगेगा? याद रख, तूने मेरे 12,000 रुपए लिए हैं। अगर इस काम पर लेट हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बेटा, मैं जितना अच्छा हूँ उतना ही बुरा भी, इसलिए मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। भाई मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। इतना कहते हुए आदित्य ने कॉल कट कर दिया। वो उस खाली सड़क की ओर देखने लगा। बिल्ली की रास्ता काटकर जाने की वजह से उसका मन कर रहा था कि वो अभी भी आगे ना बढ़े, लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर वो टाइम से राणा भाई के पास नहीं पहुंचा तब राणा भाई उसको छोड़ेंगे नहीं। उसने एक लंबी सांस ली और फिर तुरंत ही तेज कदमों से वहां से निकल गया। माफ करना माँ, लेकिन तेरे लिए मुझे ये करना ही होगा। आदित्य एकदम तेज कदमों से राणा भाई के दिए हुए एड्रेस पर पहुंचा। तब उसने देखा राणा भाई अपनी पुरानी काली एसयूवी में बैठा हुआ था और आदित्य को देखते ही राणा भाई गुस्से से उसे देखने लगा। ये तेरे पहुंचने का टाइम है बे? ऐसे लेट होगा तो मैं तुझे आगे से काम नहीं दूंगा। भाई माफ कर दो, अगली बार ऐसा नहीं होगा। लेट ना हो वही ठीक है बेटा, क्योंकि अपने धंधे में टाइम का वैल्यू इंसान से भी ज्यादा होता है। चल अब बकचोदी मत कर और अंदर आ, काम पर जाना है। इतना कहते हुए राणा भाई ने गाड़ी का दरवाजा खोला और आदित्य कांपते हुए गाड़ी में आ बैठा। आदित्य राणा भाई की डांट की वजह से पूरे रास्ते चुप था, जबकि राणा भाई गाड़ी चलाते हुए शहर के बाहर मौजूद एक बड़े से घर के बाहर आ गया। चल उतर। आदित्य गाड़ी से उतरते हुए चारों ओर गौर से देखने लगा और ये देख उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी की लकीरें आने लगी थीं कि यहाँ चारों ओर हथियार बंद गुंडे मौजूद थे। कुछ गुंडे टेबल पर बैठकर अपने नाक से ड्रग्स भी कंज्यूम कर रहे थे। ये कहाँ गया मैं? आसपास के इस भयानक माहौल को देख आदित्य की आंखें हैरत से चौड़ी होने लगी। वो धीरे धीरे राणा भाई के साथ उस घर के अंदर आने लगा था और घर के अंदर के माहौल को देख उसके चेहरे पर डर की लकीरें और ज्यादा आ गई थी। वहां चारों ओर ड्रग्स के पैकेट इधर उधर बिखरे हुए थे और कई सारी लड़कियां भी छोटे छोटे कपड़ों में महंगे से दिखने वाले सोफे पर बैठी हुई थी। वहां पर इसके अलावा कई सारे गैंगस्टर की तरह दिखने वाले लोग भी मौजूद थे। आदित्य अब तक समझ चुका था कि वो एक बहुत ही बड़े क्रिमिनल के घर आ गया है। वो चोर नजरों से इधर उधर देख रहा था। तभी उसने देखा एक भारी भरकम औरत सुनहरी साड़ी में हाथ में सिगरेट ली हुई उसी की तरफ बढ़ी चली आ रही है। आदित्य ने देखा उस औरत की आंखों में डरावना खून जैसा गुस्सा और चेहरे पर खतरनाक मुस्कान मौजूद थी। आदित्य ने उसको देखते ही तुरंत ही अपनी नजरें नीची कर ली, जबकि वो औरत भी राणा के साथ आए आदित्य की ओर एकदम गौर से देखती हुई राणा के पास आ गई। राणा, ये लड़का कौन है? नया माल लाया है? हसीना ताई, ये आदित्य है। आज से ये हमारे हर काम में साथ देगा। भरोसेमंद लड़का है। आदित्य ने अभी भी अपनी नजरें नीची की हुई थी, जबकि हसीना ताई नाम की वो औरत आदित्य के पास आकर उसको ऊपर से नीचे तक देखने लगी। उसकी आंखों में ऐसे भाव थे जैसे मानो वो आदित्य को नहीं बल्कि किसी सुनहरे हीरे को देख रही हो। ये तो पूरा का पूरा हीरो लग रहा है। इसको यहाँ क्यों ले आया है रे तू? कुदरत ने देखो इसको इस जुर्म की दुनिया के लिए नहीं बनाया है। देख इसके बाइसेप और ये शार्प जॉलाइन। इसका चेहरा तो पोस्टर पर छपने लायक है। इसको यहाँ क्यों ले आया रे? सबकी अपनी मजबूरियां होती हैं ताई। हाँ
मजबूरियां तो सबकी होती है। हसीना ताई अभी भी आदित्य को गौर से देख रही थी और फिर तभी न जाने उसके मन में क्या आया, उसने अपने बालों से एकदम धारदार चाकू निकाल लिया और उसे आहिस्ते से आदित्य के गर्दन पर फेरने लगी। लड़के, हसीना ताई जिस तरह से चाकू को आदित्य के गर्दन पर फेर रही थी, उसने आदित्य की सांसें रोक दी। उसके हाथ और पैर धीरे धीरे कांपने भी लगे थे। वो बस डर से नजरें नीचे किए हुए हसीना ताई के हाथों को देखे जा रहा था। इधर हसीना ताई आदित्य की आंखों में मौजूद डर को देख हल्का हल्का मुस्कुराने लगी थी। लड़के डर मत, मैं तुझे मारने वाली नहीं, लेकिन हाँ, तूने जिस जुर्म की दुनिया में अपना कदम रखा है ना, उसके लिए तुझे तैयार करना जरूरी है। तुझे तेरा ही खून दिखाना जरूरी है लड़के। इतना कहते हुए हसीना ताई ने हल्के से आदित्य की गर्दन पर वो चाकू दे मारी और आदित्य भी हल्का सा कराह उठा। तेरे लड़के को तो दर्द होता है राणा। हाँ ताई, आज पहला दिन है इसलिए। हाँ पहला दिन है, पर छोड़ ये सब। ये ले, पकड़ इस पैकेट को। इतना कहते हुए हसीना ताई ने राणा के हाथों में एक बड़ा सा ड्रग का पैकेट पकड़ा दिया। राणा ने भी ड्रग पैकेट को पकड़ते हुए इशारे से आदित्य की तरफ देखा और तुरंत ही वहां से निकल गया। अपनी कार में आते ही राणा भाई ने वो ड्रग का पैकेट आदित्य को सौंप दिया और अपने एसयूवी में बैठते हुए तेजी से हसीना ताई के घर से निकल गया। राणा भाई पूरी तरह से फोकस्ड होकर गाड़ी चलाए जा रहा था, जबकि आदित्य चुपचाप बगल की सीट पर बैठा हुआ अपनी नजरें नीचे किए हुए था। उसकी सांसें तेज थीं और माथे से पसीना बह रहा था। उसकी आंखों के आगे बार बार अपनी माँ की कही गई बात और हसीना ताई का वो अपनी गर्दन पर चाकू को रखना याद आ रहा था। बेटा, आज बाहर मत जा, आज अमावस है। आज जुर्म की दुनिया में तेरा पहला दिन है। थोड़ा खून देख ले लड़के। बेटा जा रहा है तो ठीक है, लेकिन आधी रात से पहले वापस आ जाना। आदित्य धीरे से अपने मोबाइल में टाइम देखने लगा और जब उसने देखा कि रात के 12 बजने में बस 10 ही मिनट बाकी हैं, तब उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। उसके चेहरे पर इस बात का अफसोस साफ दिखाई दे रहा था कि वो अपनी माँ से किया गया वादा तोड़ रहा है। इधर राणा भाई ने भी जब आदित्य के इस हाल को देखा, तब उसने अचानक उसके कंधों पर अपने हाथ रख दिए। डर मत हीरो, पहली बार हमेशा मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार जब इस खेल में उतर गए तो डर खत्म हो जाता है। बस किस्मत और हिम्मत चाहिए। आदित्य घबराई नजरों से राणा भाई को देखने लगा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं समझ रहा हूँ तू डर रहा है, छोड़ हटा। मैं तुझे हसीना ताई के बारे में बताता हूँ। तुझे पता है, हसीना ताई भी कभी तेरी तरह मासूम थी। एक लड़की जिसके साथ दुनिया ने सबसे बड़ा धोखा किया, लेकिन आज मुंबई की सबसे बड़ी माफिया डॉन वही है। लेकिन जानता है ये सब कैसे हुआ? ये सब कुछ हुआ क्योंकि उसने डरना छोड़ दिया था। राणा भाई के इतने समझाने के बाद भी आदित्य की आंखों में एक अजीब सा डर और घबराहट बनी हुई थी, जबकि तभी राणा भाई ने उसकी माँ के बारे में बात करना शुरू कर दिया। देख, तू इसको सिंपल तरीके से समझना चाहता है ना, तो इतना समझ कि बस यही एक तरीका है जिससे तू अपनी माँ को बचा सकता है। बस डर को अपने दिल से निकाल दे। माँ का जिक्र सुन आदित्य ने इस बार धीरे से जवाब दिया। हाँ राणा भाई। आदित्य के चेहरे पर कॉन्फिडेंस देख राणा भाई मुस्कुराते हुए सामने की तरफ देखने लगा, पर तभी अचानक राणा भाई की नजरें जैसे ही बैक मिरर में आ रही एक कार पर पड़ी, वैसे ही वो बुरी तरह से चौंक गया। साला कोई हमारा पीछा कर रहा है। ये कार ताई के घर से निकलने के बाद से ही हमारे पीछे है। राणा भाई को खतरे का एहसास हो चुका था।
उसने तुरंत ही एसयूवी की रफ्तार और तेज कर दी। पर तभी उसने जैसे ही सामने से आ रही एक और काली जीप को अपनी ओर आते हुए देखा, वैसे ही राणा भाई की आंखों में गुस्सा और दहशत साफ झलकने लगा। अरे हम फंस चुके हैं। राणा भाई दाएं बाएं कोई बाईपास रोड देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। और तभी सामने से आती हुई कार उसकी एसयूवी के एकदम नजदीक आ गई और राणा भाई को मजबूरन अपनी कार के ब्रेक दबाने पड़े। इधर राणा भाई के आगे पीछे मौजूद दोनों कार से कई सारे हथियारबंद गुंडे बाहर निकल आए थे और उन्होंने बिना कोई चेतावनी दिए राणा भाई की कार पर फायरिंग शुरू कर दी। राणा भाई ने बिना वक्त गवाए अपनी गन निकाली और शीशा नीचे करते हुए फायरिंग शुरू कर दी। मरने से पहले जितनों को ले जा सकूं ले जाऊंगा। इधर राणा भाई और गुंडों की लड़ाई के बीच आदित्य कार के फर्श पर झुककर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, जबकि तभी राणा भाई की नजर जैसे ही आदित्य पर पड़ी, वैसे ही उनकी आंखों में अजीब सी नरमी झलकने लगी। उसने झुके हुए आदित्य की ओर का दरवाजा खोल दिया। भाग भाग आदित्य, मेरे साथ रहेगा तो मर जाएगा। तेरे लिए अभी भी वक्त है, भाग। राणा भाई पर आप। आदित्य के सवाल पर राणा भाई कोई जवाब दे पाता कि तभी एक गोली राणा भाई की गर्दन में आके लगी और उसके मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा। राणा भाई के इस हाल को देख आदित्य की आंखों में आंसू और डर झलकने लगा। वो तुरंत ही कार से निकलकर तेजी से भागने की कोशिश करने लगा। वो घने अंधेरे में दौड़े जा रहा था, उसकी सांसें तेज हो रही थीं और तभी पीछे से गोलियों की आवाज आई और एक गोली सीधे आदित्य की पीठ में जा लगी। आदित्य भी कराहते हुए जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों के सामने अब सब कुछ धुंधला सा होने लगा। उसकी धड़कनें एकदम तेज हो गई। जैसे ही अब धड़कनें एकदम बंद होने वाली थी, उसे अपने दिमाग में अपनी माँ की आवाज गूंजती हुई सी महसूस होने लगी। आदित्य, आज अमावस की रात है, आधी रात से पहले घर लौट आना प्लीज। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए थे। वो आसमान में अमावस के घने काले अंधेरे को देखे जा रहा था और फिर उसने अपनी पलकें झपकानी भी छोड़ दी और फिर गर्दन को एक और झुका लिया। आदित्य मर चुका था।